वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये एज यूजुअल पंखा चलते हुए आए थे और उन्होंने कहा एज यूजुअल नया हुआ इसमें। आप कौन है? मैं हूँ इमरान हसन। सुमीद नाम तो सुनाओ। मैं क्या शहबाज शरीफ की तरह लग रहा हूँ? मैं हूँ इमरान हसन, ये अनवला हसन है। सुमीद और दुआ के साथ क्या खैरियत से? नाम कोई नहीं सुना होगा। नहीं, हमने शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों लिया? नहीं, मशहूर शख्सियत है इस वक्त पाकिस्तान की, बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और बड़ा आजकल तो बड़े एक्टिव नजर आते हैं इसलिए। और किसका नाम लूं बताएं? आप लेके दिखाएं। आप इनका मैं तो रोज इमरान कहती हूँ आपको। हसन तो खैर जनाब, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से, आपकी सुबह ठीक हुई है। ये चाहती हैं कि सुबह खराब हो जाए। मैं क्यों चाह रही हूँ? ऐसी हरकतें करी हैं, ऐसे लफ्ज बोल रही हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए। मैं नाम ले रही हूँ आपका आज क्योंकि ये एक टीचर भी हैं और सिंध भर के तालीमी इदारों के हवाले से आप खबर सुनाइए बच्चों को। नाजरीन पहले तो आप सबको मुबारक हो जिनका मैट्रिक का रिजल्ट आया। इस पे हमने एक स्टोरी भी शेयर करनी है, लेकिन खुद नहीं मैट्रिक के रिजल्ट पे मेरा सर क्यों शर्म से झुक जाता है? क्यों आपके बुरे नंबर? मेरा बुरा था। नाजरीन ये खबर थी 74% जो लाहौर बोर्ड है इसमें जो बच्चे हैं वो पास हो गए हैं। दूसरी जानिब जो साहिवाल बोर्ड है उसमें 78% तलबा जो है वो पास हुए हैं। रिजल्ट कुछ अच्छा आया है और जो नतीजे का ऐलान हुआ है स्पेशल सेक्रेटरी आगा अली साहब ने किया है। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे कल उदास थे, खुश थे। परसेंटेजेस का मामला है, फेल होने वालों को मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन जिनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है तो आप परेशान ना हो। परेशान बिल्कुल भी ना हो, ये बिल्कुल गलत बात है जी कि मैट्रिक बेस होती है और जी मैट्रिक में नंबर खराब हो गए तो आपका माय गुडनेस कुछ नहीं होता भाई। अब जो हो गया वो हो गया। ये बातें उस वक्त तक होती हैं जब बच्चों के पेपर्स होने वाले हों, तब आप मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़े और मैट्रिक में अच्छे नंबर ले। एक बात कह रहा मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, मुझे मेरे अब्बा बहुत गुस्से हुए थे जब मेरे मैट्रिक में नंबर कम आए थे और मैंने फिर आगे जो मेरे इंटर बैचलर्स वगैरह थे उसमें नंबर्स मेरे बड़े अच्छे आ गए थे, लेकिन वो जो एक ट्रॉमा था ना मेरा मैट्रिक में कम नंबर आने वाला, बहुत देर तक मेरे साथ चला। तो प्लीज अगर आपके बच्चे के नंबर कम आए तो प्लीज उन्हें ज्यादा पेरेंट्स को तलकीन, सॉरी मैं आपको बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी प्लीज अपने बच्चों को प्रेशराइज ना किया करें। अच्छी परसेंटेज इज गुड, फाइन, आप जिंदगी में एक्सेल कर सकते हैं। मैट्रिक से आगे जहां और भी हैं। हाँ, तालीमी इदारे खुल गए। इश्क के इम्तिहान तालीमी इदारे खुल गए जी। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म, बच्चों की स्कूल में वापसी हुई है, मगर स्कूल्स में बच्चों की हाजिरी मामूल से कुछ कम है। ये हमारे कुछ सोर्सेज ने बताया, हमारे नुमाइंदगान जो कि सुबह सुबह जाते हैं। आपको पता है ट्रैफिक की रवानी बहाल है, लेकिन जो ओवरऑल अटेंडेंस है वो कुछ कम नजर आई है क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, बच्चे जरा फेस से निकलने में टाइम लगता है। नॉर्मली फौरन बाद अटेंडेंस उस तरह से पूरी भी नहीं होती है तो टाइम लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं। हमारे पास से खबर थी ऐसी, वो बीनाई से महरूम एक 29 साल के हाफिज मनसब के हवाले से है। वो 6 साल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक डेली वेजर के तौर पर टेलीफोन ऑपरेटर बतौर काम कर रहे थे और उन्हें तालीम हासिल करने का बड़ा शौक था, इसलिए घर पर ही मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर दी। 29 साल इनकी उम्र, ये बताना जरूरी है। गुजरावाला से इनका ताल्लुक है बिल्कुल। और मनसब के हवाले से आपको ये भी बताएं कि उन्होंने मोबाइल फोन पर लेक्चर सुनकर अहलिया की मदद से इम्तिहानात की तैयारी की और मुख्तलिफ राइटर्स की मदद से पर्चे हल किए और 527 नंबर लेकर पास हो गए। मैट्रिक कर लिया, बिनाई नहीं थी। तो आपके पास क्या एक्सक्यूज है यार? मैं तो बहुत मुतासिर हो गई। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी उनके साथ इसको खुशी को बांटा, उन्हें मिठाई खिलाई और आइंदा के जो उनके तालीमी अखराजात हैं वो भी उठाने के हवाले से कहा गया है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। और साथ साथ उनको कैश प्राइज भी दिया जाएगा। नौकरी के साथ जी इन्होंने अपनी तालीम जारी रखी है, नो डाउट। और जिस तरह ने कहा आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अगर आपसे कोई एक चीज लेता है तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ ऐसा देता है जो एक्सेप्शनल होता है, शायद दूसरों के पास नहीं होता है। तो ऐसे तमाम अफराद जो खुदा न खास्ता किसी महरूमी का शिकार है, एक्चुअली में वो महरूमी का शिकार नहीं, अल्लाह ताला इनको किसी और तरह से कंपनसेट किया हुआ है। सो लेट्स होप। और एक और बढ़िया में पहले मुश्किल होती थी तालीम के जी, अब कैसे हासिल करें, क्योंकि अक्सर दूर दराज इलाकों में ना लोग बच्चियों को नहीं पढ़ने देते, वो बाहर नहीं जा सकती। तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट के जरिए, टेलीविजन के जरिए। अब तो टेलीविजन पे भी आप ऐसे चैनल्स देख सकते हैं। सो कोशिश करने से सब हो जाता है। इंसान के अंदर अल्लाह ने बड़ी सलाहियत रखी है। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर। जी बड़ी खबर में जी मुल्की सियासी और मौशी महाज के हवाले से हम बात करेंगे। दोनों में जो कह लेना कुछ तेजी और फुर्ती देखने में आ रही है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कभी कभी ना मुझे आप जब शुरू करती हैं अरबला हसन खबर तो आप शेख रशीद लगती हैं। आप इतनी हाइप बनाती हैं खबर की कि जैसे कुछ नया आप मुझे कहते हैं बुरी खबरें देती हैं। मतलब वो शेख रशीद साहब जब भी आते हैं ना कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, वो फिर गायब हो जाते हैं। मैं भी आपको ये कहने लगी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निगरान वजीर आजम के लिए हतमी मुशावरत
हो रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आजम के लिए 5 सियासी नाम फाइनल कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम के लिए शाहिद खाकान अब्बासी, बलोचिस्तान से कुछ अहम सियासी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। इन 5 नामों पर जी दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत कर ली गई है और इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत ने निगरान वजीर आजम के लिए सियासी शख्सियत की तकर्रुर की हिमायत कर दी है। और इतलात ये भी है कि बुध को वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान जो हतमी मुशावरत है वो होगी, जिसके बाद निगरान वजीर आजम के नाम का ऐलान कर दिया। अरे वाह, असेंबली तहलील करने के हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें हैं वो भी आ रही हैं। नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातें कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील करने का इंदिया दे रही हैं, जबकि ये भी इतलात है कि 11 अगस्त को कौमी असम्बली जो तहलील करने की समरी है वो सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, मगर हैरान कुन बात यहाँ पे यह है कि हुकूमत जा रही है, गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान आ रही हैं और जाती हुकूमत के साथ अहम मुआहदों पर दस्तखत हो रहे हैं। क्या ये वाकई जाती हुकूमत है? गेम चेंजर मंसूबे CPEC की बात करें, इसकी 10वीं सालगिरह के हवाले से कल एक बड़ी आम तकरीब हुई। इस मौके पर आपको मालूम है जो चीनी नायब वजीर आजम है और एक आला सतही वफ्द है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कुछ ही दिन पहले चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। अहम तकारीब हो रही हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। उधर पाकिस्तान के लिए जो खलीजी सरमायाकारी है इसके रास्ते भी खुलने लगे हैं। हुकूमत का $28 बिलियन की सरमायाकारी से मुतालिक कहना यह है कि हमने काम मुकम्मल कर लिया है और वजीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक तो दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने मुख्तलिफ मनसूबों में 24 और UAE ने $22 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दे दिया है। दैट्स ह्यूज। ये सारे इंदिया मिल रहे हैं और साथ साथ उन्होंने मिनरल से मुतालिक भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। आज इस्लामाबाद में मादनियात में सरमायाकारी से मुतालिक अहम सेमिनार भी हो रहा है और मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में जो मादनियात है इसकी कीमत 6 ट्रिलियन है और मादनी मिट्टी से तरक्की करेंगे। ओवरऑल क्या जी इकॉनमी की सूरत हाल है और मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इसी पे हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। आई होप इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग फॉर यू। ये इतनी अच्छी खबरें हमने आपको दी हैं, इतनी अच्छी सुबह हमने आपको खबरें दी हैं जो कि हमें खुद बताते हुए अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल मुल्क की सियासी सूरत हाल कुछ जो कह लें खासी हमें थ्रिलिंग लग रही है इस वक्त, क्योंकि निगरान वजीर आजम को लेकर बहुत सारे जो कह लें तज्जिए भी चल रहे थे, कयासराइयाँ भी चल रही थी कि कौन होगा। कुछ सियासी शख्सियात के साथ कुछ मीडिया पर्सनालिटीज़ के हवाले से भी बात हो रही थी। ये जो निगरान वजीर आजम के मामला है इसमें आप किस तरह से देखते हैं? आपके मुताबिक जो ये नाम फाइनल किए गए इनमें कौन कौन एक्सपेक्टेड है इन 5 नामों में जिस पे मुशावरत की गई है? देखिए ये तो भी गेस करना मुश्किल है, लेकिन एक बात है कि व्हाट आई फील कि जिसको भी सिलेक्ट करें वो नॉन कंट्रोवर्शियल इम्पार्शियल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ताकि खुशी को बाद में इसके ऊपर इलेक्शन पे एतराज नहीं होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ले रहे हैं, लेकिन शाहिद खाकान नहीं, दो इज अ पॉलिटिकल पर्सन बट आई थिंक इज वेरी बैलेंस्ड। और इस तरह के 3-4 और नाम हो तो फिर उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ गवर्नमेंट मिल के कोई ना कोई डिसाइड कर सकते हो। अगर ना डिसाइड हो तो अल्टीमेटली मुझे लगता ही है कि इलेक्शन कमीशन ने फाइनल करना, जैसे पंजाब में हुआ था, क्योंकि फिर पार्लियामेंट कमेटी भी डिसाइड नहीं कर सकेगी, फिर इलेक्शन कमीशन को डिसाइड कर देंगे इन 6 नामों में जो नाम जाएंगे। और लेकिन जो भी हो वो मुल्क के लिए बेहतर हो और उसके बाद भी होप के इलेक्शन टाइम पर होंगे और असेंबली टाइम पे रिजॉल्व होती है। इट इज अगर अर्ली होती है तो 90 डेज, अगर बाद में होती है तो इट इज 60 डेज। आई थिंक ये इसका रूल है। तो और सेकंड जी वकील साहब एक सवाल ये बताइए, हमने अपने इंट्रो में भी बात की कि हुकूमत जा रही है लेकिन बहुत सारी सरमायाकारी बकौल हुकूमत की आ रही है और इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं। जैसे ये बजट जो था ये जाती हुकूमत का बजट नहीं था, आप इत्तेफाक करेंगे, मुश्किल फैसले थे इसमें, अवाम को उस तरह रिलीफ नहीं मिला जैसे जाती हुकूमतें बजट दिया करती हैं। तरक्याती मंसूबों या तरक्याती फंड्स का इजरा अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत को अब भी गैर मकबूल रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत कुछ अहम एक्टिविटीज़ के अंदर इस वक्त भी जो आखिरी दिनों में अमूमी तौर पर हुकूमतें नहीं होती, आपने तो मुझसे ज़्यादा हुकूमतें देखी हैं, तो ऐसा होता है। एक तो आप इन इशारों को कैसे देख रहे हैं और दूसरा ये कि जिस तरह के फैसले इस वक्त हो रहे हैं आने वाले वक्त के लिए आप समझते हैं
कि इनका एक मस्बत इम्पैक्ट आएगा, ख़ास तौर पे हम जो सरमायाकारी के तनाजुर में बात कर रहे हैं, क्या ये वाकई वो हुकूमती कोशिशें हैं जिसका वो इस वक्त क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने अपना पॉलिटिकल जो स्टेक्स थे वो दाव पे लगाए और उसकी बुनियाद पे फैसले किए, उनका समर है? या आपको लगता है कि नहीं, ये फॉर द टाइमिंग होना ही है, उतार चढ़ाव आते हैं, ये उसका एक सिलसिला है, एक हिस्सा है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, इसमें इमरान बात यह कि ये जो खास तौर पर अभी अनप्रेसिडेंटेड बातें कर रहे हैं, जिसमें आपने सिम देखा, स्पेशल इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंसिल एक बना दी है और एक आपने स्पेशल इंफॉर्मेशन लैंड मैनेजमेंट बना दी है। ये दो लिम्स, ये बहुत ही अहम चीजें हैं, इसलिए कि इससे एक बजाने का ये फायदा है कि अब कोई भी गवर्नमेंट आएगी या चाहे, ये इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और रखेगी, क्योंकि इसमें मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है और बाहर के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंडीशन थी कि जब भी अब आप इस तरह की चीजें बनाते हैं तो उसमें आर्मी के रखें इन्वॉल्व, ताकि वी फील मोर कंफर्टेबल, और फिर उसमें क्रेडिबिलिटी क्योंकि आर्मी की ज्यादा है, इसकी वजह से ये बात हो रही है। अब जो ये मुआहदे कर रहे हैं, ये आई थिंक द प्रॉब्लम इज के पीडीएम गवर्नमेंट के पास अवाम को इलेक्शन में जाने के लिए बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि उन्होंने पिछले 1.5 साल में अवाम के लिए क्या किया, कोई महंगाई कम की, कोई इन्फ्लेशन कम की, आपने डॉलर की कीमत कम की है, या आपने अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, फिर पेट्रोल डीजल को या गैस और बिजली को कम किया, नथिंग दे कुड डू। और फिर बड़ी मुश्किल से IMF ने ग्रिल करके अभी ला के जस्ट बजट से 1-2 दिन पहले उन्होंने इसको पास भी किया। अब बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर ये चीज़ें सिर्फ जाहिर है कि ये इसीलिए कर रहे हैं, बट ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये आई नो कि ये इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसमें मिडल ईस्ट बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इवन सऊदी अरब जो है गवादर में एक ऑयल रिफाइनरी लगाना चाह रहे हैं $10 बिलियन की लाइफ पर। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। इशू ये है कि ये कंटिन्यू रहने चाहिए, इसीलिए मेरे ख्याल में कोई जो केयर टेकर गवर्नमेंट उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल पावर भी दे रहे हैं कि वो नए मुआहदे भी कर सकें, ताकि ये अगर किसी वजह से किसी वजह से 2-3 महीने इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो कम से कम हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें डिले नहीं आना चाहिए। दैट इज अ बेसिक इसके लिए गैप नहीं आना चाहिए, वरना ये लेट हो जाए। क्योंकि अभी तक आपकी वो सेंसिस जो है डिजिटल के वो नहीं हुए, आपने हल्का बंदियां नहीं की, हालांकि दीज आर एक्सक्यूजेस, सो दिस कुड बी द रीजन से इसके लिए ऐसे होगा। बिल्कुल साहब, बहुत से ऐसे शोबे हैं पाकिस्तान में जो अनटैप्ड रहे हैं और पोटेंशियल हमारा बहुत ज़्यादा है। हर हुक्मरान ने आके उन पे बात ज़रूर की है लेकिन काम नहीं कर पाए। उनमें से एक अहम शोबा मिनरल्स का है, और फिर बलूचिस्तान की चूँकि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी रही है, आपने सर्व भी किया, आप बलूचिस्तान के डायनामिक्स को भी समझते हैं। आज मिनरल्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है और पहली दफ़ा लगता है कि बाकायदा तौर पर इसको लाइमलाइट में लाया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये कैसी डेवलपमेंट है, और क्या जो लोगों के जहन में शकूक व शुबात होते हैं कि जी इदारे शुरू तो करते हैं एक प्रोसेस को लेकिन अवाम तक उनके बेनिफिट्स पहुंचते नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो हमारे रिसोर्सेज कहीं और चले जाते हैं, इस पे जरा अपना तजिया दीजिए। इमरान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये इनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ग्रीन आपने ग्रीन फो भी आपने देखा होगा कि फॉन ग्रीन जो फौजी फाउंडेशन ने किया हुआ है, और इसमें भी 4 ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत ही सख्त सीरियस किस्म की तरक्की होगी। नंबर 1 इज एग्रीकल्चर, क्योंकि ये एक हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन है एग्रीकल्चर, लेकिन हमने इसको बिल्कुल इग्नोर किया। और इसमें फौजी फाउंडेशन ने अभी आपने खानेवाल में देखा कि 5000 एकड़ के ऊपर बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपना एक ज़राअत का काम भी शुरू किया। नंबर 2 IT सेक्टर में यकीन करें इतना स्कोप है कि आप अगले 5 साल में $100 बिलियन आप अर्न कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें क्या, घर में कंप्यूटर 1 और 2 कंप्यूटर अच्छे ऑपरेटर्स, और आप दुनिया में बिजनेस जो मर्जी कर सकते हैं। नंबर 3 है माइनिंग मिनरल, और ये अनटैप्ड हमारी है जो हमने नहीं किया बलूचिस्तान के अंदर। तांबा भी है, कॉपर भी है, गोल्ड भी है, ग्रेनाइट भी है, आपके डिफरेंट किस्म के स्टोन्स हैं, इनन्यूमरस जिसको हम कर सकते हैं। और जो लास्ट है ना, वो ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक और है, या डिफेंस प्रोडक्शन, जिसके ऑर्डर्स भी आ गए हैं कि आप मिडल ईस्ट से आपके वेपन एमुनिशन खरीदने के लिए और आप ये जहाज खरीदने के लिए, ये भी बड़ा अच्छा हो गया। तो ये चीजें अगर सीरियसली लें, ये इसलिए फौज इन्वॉल्व हुई कि जो गवर्नमेंट आएगी जाए तो इसको कम से कम बहुत अच्छे ऐसे तरीके से करेंगे, और ये मुल्क को तरक्की करनी चाहिए। वी डिजर्व, हमें हार जाता
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ब्रिगेड साहब, अभी हमने सिक्योरिटी सूरत हवाले से भी बात करनी है। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं उसके साथ ये जो सिक्योरिटी खदशात हैं, दहशतगर्दी की एक नई लहर है। ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, फिर इलेक्शन के मामलात होते हैं, बाजोड़ धमाका हमारे सामने है, ये कुछ अच्छे वाक़यात नहीं हैं। आप सिक्योरिटी कंसर्न्स भी अपनी जगह बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के लिए ये चीज़ें कुछ हर्डल या चैलेंजिंग हो सकती हैं? ये जिस दहशतगर्दी की एक नई लहर हम देख रहे हैं जो भी मौजूदा सूरत हाल में है। देखें, उसमें सबसे अहम बात यह है कि वी मस्ट नो कि किसी भी जितनी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, सिम्स की, लिम्स की, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट आनी है, तो जो भी इन्वेस्टर होता है दे वांट टू सी द सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होनी चाहिए। एक तो ये कंसर्न है। 2013-14 में अगर आपको याद है, उस वक्त भी इसी तरह के हालात बल्कि ज्यादा खराब थे, इलेक्शन हो गए थे। बट द ओनली थिंग इज कि इसमें क्योंकि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और अभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ये टाइम होता है जब टेररिस्ट होते हैं ये ज्यादा जान के एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को। बट आर्म फोर्सेस ने तहैया किया हुआ कि हमने सिक्योरिटी को ठीक करना है, हमने सीपैक के लिए हालात बेहतर करने हैं, ताकि सीपैक हमारे लिए लाइफ लॉन्ग इकोनॉमिक जंप ऑफ पॉइंट है। इसलिए इसको करने के लिए पूरी कौम को, इसमें सबको यूनाइटेड होना चाहिए। इस नैरेटिव को कि दुश्मन फौज अवाम में दरार डालता है, गैप क्रिएट करता है, ये नैरेटिव को हमने डिफीट करना है, क्योंकि फौज स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है अपने पीपल ऑफ पाकिस्तान से। तो ये हमने इसको ठीक करना है, हर हालत में ठीक करना है। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंसी, यू कांट बिलीव कि कितनी मेहनत कर रही है। यहाँ तक कि 90% आपके जो भी नेट्स होते हैं ना, ये सहूलत तरीके या सुसाइड बॉम्बर या कोई और, ये सब पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये 2-3-4% होते हैं जो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का निकल आते हैं। बट इसमें जाहिर है कि अफगानिस्तान के चीफ आर्मी साहब ने डेटा में बात की कि ईरान भी इसीलिए कि जो अफगानिस्तान में प्रेशर डाला जाए कि वहाँ तालिबान की आप अपनी सरजमीन किसी को मत इस्तेमाल करेंगे। ये इश्यूज हैं। रिस्पांस पॉजिटिव मिला है ब्रिगेड साहब वहाँ से, ये जो आप दौरों का जिक्र कर रहे हैं वो पॉजिटिव? देखिए, बिल्कुल ईरान से तो बहुत पॉजिटिव था। ईरान खास तौर पे स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के दोनों, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया जो है अफगानिस्तान का वो इन्फ्लुएंस है ईरान का, ठीक है। सदर्न पोर्शन जो है पश्तून का वो पाकिस्तान के साथ है। Okay. तो आई थिंक ये दोनों मिलकर अभी कोशिश करेंगे, तो उम्मीद ही है। आप चूंकि जिक्र कर ही रहे हैं तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन भी है, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज। आज जो साने लसबेला है उसको भी 1 साल मुकम्मल हुआ है, जिसमें 6 हमारे ऑफिसर्स शहीद हुए थे। एक नाइक थे और 2 मेजर साहिबान थे, 2 ब्रिगेडियर्स और 1 लेफ्टिनेंट जनरल साहब। जो हेली क्रैश हुआ था, आई रिमेंबर, उस पर भी मौके पे आपसे बात हुई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनको याद करना, और ख़ास तौर पे हर उस शख्स को, हर उस ऑफिशियल को जिसने मादरे वतन के लिए अपनी जान का नजराना दिया। यू बीइंग एन ऑफिसर योरसेल्फ, कैसे देखते हैं आज इस वाक़े को? 1 साल मुकम्मल हुआ है भाई साहब। पहले सबसे पहले उनके दुआ मौक़िफ़त है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। यकीन करें, ही वाज एन एक्सीलेंट 3-स्टार जनरल। मैं आई न्यू हिम वेरी वेल। 2 दिन पहले उनकी शहादत से मेरे से उनसे बात भी हुई थी। कोयटा में कोर कमांडर थे और वो थे भी सिंध से, और एनडीसी वहाँ पर अमेरिका में जो थे ये वहाँ पर डिफेंस अटैची थे, मेरी वहाँ भी उनसे मुलाकात होती थी। और इतने, और फिर वो जिस तरह की बाद में बातें की गई, बहुत ही तकलीफ थी। जब भी आप ये सोशल मीडिया में बात करते हैं, रियलाइज करें उनके फैमिलीज को, लड़कियों को कितनी तकलीफ होती होगी जब हम कोई बात करते हैं। ये शहादतें बहुत ज़्यादा हमारे आजकल देखें रोज़ाना मेजर कर्नल ट्रूप्स शहीद हो रहे हैं, और ये हमारा एक खास फौज में कि हमारे ऑफिसर्स की शहादत ज्यादा होती है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो कि इंडिया में बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसलिए उनकी फौज अनट्रेंड है और फिर लोग उनके इंस्पायरिंग कमांड नहीं है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में आज के दिन ये अहद करना चाहिए कि पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए। और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हम मुल्क में सिक्योर एनवायरनमेंट पाएँ, हमारे अपने लोगों के लिए, शहरियों के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो आ रहे हैं, ताकि एक कंडूसिव एनवायरनमेंट हो बिजनेस के लिए, ताकि आगे फ्लरिश हो। देखें इमरान, वी आर इस्लामिक कंट्री, वी आर न्यूक्लियर कंट्री। हमारी लड़ाका फौज बहुत मशहूर है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। हम अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो फिर
हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे विदाउट कमिंग अंडर प्रेशर। भाई साहब अब नहीं तो कब, जब हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के ख्वाब देख रहा है एंड दे आर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट। आई मीन वी स्टैंड नोवेयर इन फ्रंट ऑफ देम इफ वी सी द इकोनॉमिक सिचुएशन। तो हमें इसमें भी फाइट करना है, इसमें हमें आगे जाना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मुख्तलिफ सियासी और दिफाई मामलात की ओर अपने ख्यालात का इजहार करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी आर्ट के शौकीन हैं तो आज के एपिसोड आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ आर्ट, और साथ ही साथ हम ज्वेलरी बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए चल के मिलते हैं राबिया से एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू। मुझे ना बचपन से आर्ट का बहुत शौक है और मैं कहीं ना कहीं ढूंढती रहती हूँ कोई नई फॉर्म्स ऑफ आर्ट, कहाँ पे क्या हो रहा है। और मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किया इंस्टॉलेशन आर्ट और मुझे पता लगा कि आप इंस्टॉलेशन आर्ट कर रही हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे बात करूँ और खुद भी इसके बारे में जानूँ और अपनी ऑडियंस को भी बताऊँ। तो बेसिकली इंस्टॉलेशन आर्ट है क्या? इंस्टॉलेशन आर्ट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट। ये स्टार्ट हुई थी 1960 में, ठीक है। उस टाइम में बहुत से आर्टिस्ट डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, तो दे एक्सप्लोर्ड इंस्टॉलेशन आर्ट। मेन चीज़ ये होता है इंटरैक्टिव होता है, ठीक है, और ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मीन्स you can go around it, you can look at it, आप उसको हर जगह से देख सकते हैं। It's not बेसिकली आपको नजर आ रहा हो पड़ा हुआ, yes, it's physically there। बातें तो हमने कर ली, हिस्ट्री भी हमने जान ली और आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे दिया, लेकिन आप ये काम करती कहाँ है? मुझे एक चीज़ वो जगह देखनी है और किस तरह से होता है। Sure। I have a personal studio at my home. I can show you all my process and everything. Let's go। Sure, let's go। स्टूडियो में मुझे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। कुछ ही मुझे समझ आ गई चीज़ों की, लेकिन कुछ जो है हमें बिल्कुल नहीं समझ से बाहर है। जैसे कि एक चेयर है, ठीक है, तो आई कैन सी दिस इज अ चेयर, लेकिन इसमें ये सब कहाँ है और इसमें लाइक इंस्टॉलेशन आर्ट कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है इसमें? Alright, basically installation art is something that you don't need to start from scratch, ठीक है। So it's like कि अगर आपने कुछ बनाना है तो कोई भी existing object लेके भी you can play around with it। उसमें मेन चीज़ मैटर करती है आपका नैरेटिव। आप कोई भी चीज़ रखो, however you present it, उसके पीछे जो स्टोरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है? Obviously there is a whole story and a journey behind it। और वो क्या स्टोरी है? Okay, so basically in this I am talking about power और broken bonds। असल में ये चेयर जो बंदा पावर में था, जिसकी एक्चुअली ये थी, उसने इसको तोड़ दिया। इट मीन्स उसने मिस यूज़ किया पावर का। एंड मी द अदर पर्सन जिसने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की, मेरी जगह नहीं थी। सो मेरी पावर में जितना था मैंने इसको ठीक तो कर दिया, वो यूज़ भी हो रहा है, बट नो वन नोज ये कब तक चलेगा। इट विल ब्रेक अगेन। सो ये स्टोरी है इसके पीछे। दिस कैन बी एनी रिलेशनशिप, दिस कैन बी अ मैन इन द फैमिली, कोई भी हो सकता है, द पर्सन हु इज इन पावर और द एल्डर इन द फैमिली। तो कॉन्सेप्ट तो मुझे आ गई समझ, व्हिच वाज वेरी you can say heart touching। तो इसका प्रोसेस क्या है सारा? अच्छा, this is the process, alright? So this was the study of light। So what I used to do, I used to put it in the sunlight, direct sunlight। उसके बाद मैं इसके shadows को study करती थी। इसको देख के तो मुझे somehow समझ आ रही है कि ये कैसे बनता है, लेकिन ये मुझे मुश्किल भी लग रहा है। तो आप मुझे सिखा सकती हैं? Yeah, sure, it's very simple, but we have to sit on the floor। हमें ज़मीन पे बैठना पड़ेगा। कोई मसला नहीं। अब हम लोग चेयर्स उठा के ज़मीन पे बैठने लगे और ये काम स्टार्ट करने लगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये काम एक्चुअली होता कैसे है। So it's a very simple process। So what I do is, because mostly it's about home, तो जो अक्सर हमारे घर में रिमेनिंग इस तरह के कपड़े की पीसेस रह जाते हैं, बिकॉज मैं चाहती थी ज़रा होमली हो, तो मैं उनको लेती हूँ और जिस तरह हम चारपाई बुनते हैं ना, इसको वैसे बुनते हैं, ठीक है। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। ओके, अच्छा, तो इसमें ये है कि लुक, आई हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है। इससे ये होता है व्हेन दे गेट टुगेदर
तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू की हैं और सारी प्रॉब्लम्स जब सॉल्व हो गई हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गई है, ठीक है। जिसकी बेस पे फैमिली या जो भी चीज़ है इट फंक्शंस। तो जितनी भी नॉट्स हैं, जितनी भी ये पीसेस हैं, ये सारे वो इश्यूज हैं जो वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे नॉट्स खुल रही हैं, इसका मतलब वो प्रॉब्लम्स वापस आकर हो रही हैं। ठीक। अच्छा, इंस्टॉलेशन आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में क्या फ़र्क है? अच्छा, सो बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इट्स समथिंग दैट यू डोंट नो, मतलब जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिकासो को लेते हैं, थे तो उसके पोर्ट्रेट्स, बट हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज उसकी नाक के प्रोपोर्शंस डिफरेंट, आंखों के प्रोपोर्शंस डिफरेंट, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। इंस्टॉलेशन आर्ट ये टेम्परेरी है या परमानेंट आर्ट है? ओके, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं। आप उसको परफॉर्मेंस आर्ट भी कह सकते हो, इंस्टॉलेशन आर्ट भी कह सकते हो, जो टेम्परेरी होता है। ओके। हर आर्टिस्ट जो है वो परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं बनाता। मेन चीज़ ये होती है कि आपका जो इम्पैक्ट है वो ऑडियंस पे क्या छोड़ा है। इस वक्त मैं ज्वेलरी के सेक्शन में मौजूद हूँ। यहाँ पे डिफरेंट ज्वेलरी पड़ी हुई है, जैसे कि ये इयररिंग्स हैं, यहाँ पे ये रिंग्स पड़ी हुई हैं। तो अभी हम लोग ये चीज़ें बनाना सीखेंगे और देखेंगे किस तरह से बनती हैं। अच्छा, सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। ये बीड्स हैं, ये बीड्स हैं और ये भी हैं। सो अब इसमें होगा ये कि हम पहले लेंगे वायर, राइट? ओके। बिकॉज वायर से सपोर्ट मिलती है, ठीक है। And also I'm planning to conduct a workshop. Okay. जिसमें I'll teach how to make jewelry, because ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं। ठीक है। So हमने वायर ले लिया है। ठीक है। हम इसके दोनों एंड्स में बीड्स लगाएंगे। यस, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे एक छोटा सा हुक लगाते हैं, बनाते हैं, सॉरी, ताकि हमारा जो बीड है वो बाहर ना निकले। अब इसमें हम ऊपर एक और छोटा सा हुक बनाएंगे। अब हमने अपने बीड्स ऐड कर लिए हैं इसमें, नीचे हमने हुक बना लिए, ठीक है। ठीक है। अब हम ऊपर से इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे, ऑलराइट। फिर हमने अपना हुक लेना है, ऑलराइट। ठीक है। हम इसके अंदर इसको डाल के देन यू गोना क्लोज इट। तो ये इयररिंग जो है हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल हमें यहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगे हमें, और हम लोगों ने ये इयररिंग बना लिया। और इतना इजी था कि मैंने बिल्कुल सीख लिया, मैं बिल्कुल अभी इसको बना सकती हूँ, इतना इजी है। मेरे इयररिंग्स तो तैयार है और मैंने इनको बिल्कुल 5 मिनट के अंदर बनाया है। एंड आई एम श्योर आप भी बना सकते हैं ये, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मैंने आपको इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में भी बताया और आपको सिखाया कि आप किस तरह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आर्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम आगे बढ़ते हुए एक बड़े अहम मौजू पे बात करते हैं। कुछ दिन पहले हमने जिक्र किया था उस स्टोरी का और थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लेकिन आज हमने कहा कि इन डिटेल ज़रा इस पे बात कर ली जाए, और वो है सोशल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है इसके सारिफीन के हवाले से, जिसमें हुकूमत ने ये फैसला किया कि भाई अब इनको भी मॉनिटर किया जाएगा, इनके लिए भी एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी कायम की जाएगी। जो फेडरल कैबिनेट है इसने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिफारिश पर सारिफीन के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ और इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाजायज़ और गैर कानूनी इस्तेमाल के रोकथाम के लिए एक ई सेफ्टी बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। और इससे पाकिस्तान में तमाम किस्म की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ख़रीदारी है, कंपनीज को दिया जाने वाला मवाद है, कवायफ हैं, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं, इस पर जो सारिफीन का डाटा है इसको महफूज करने के लिए और बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल को जो बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल है उसको उसके ऊपर एक जांच पड़ताल रखने के लिए कानून के तहत एक जामे फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस बिल की मंजूरी के बाद अब ऑनलाइन हरासमेंट है, साइबर बुलिंग है, ब्लैकमेलिंग है और ये जो बहुत सारे घिनौने काम हैं जो होते हैं, कहा जा रहा है कि इसकी रोकथाम होगी। इसको लेकर डिजिटल
लीगल राइट्स की तंजीमों ने इन खदशात का इजहार बहरहाल किया है कि जो मुतल्लिका तंजीमें हैं और अफराद से मुशावरत किए बगैर गैर शफाफ अंदाज में की जाने वाली कानून साजी है, इससे जो इंटरनेट सेंसरशिप है, अरमला आपने पहले भी बात की थी कि उसमें इजाफा हो सकता है और आज़ादी इज़हार राय पे कदगन हो सकता है। और खास तौर पर मुझे लगता है कि टारगेट वो यूट्यूबर्स हो सकते हैं जो कि समाओ हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं, जो कि आएगा हमारा आइन एक बुनियादी हक देता है हर शहरी को कर सके। इसी हवाले से हम बात करते हैं कि जो ई सेफ्टी अथॉरिटी बिल है, इसके हवाले से इसको कायम करने की मंजूरी जो दी गई है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ अमार जाफरी साहब मौजूद हैं, साबिक एडिशनल DGFIA हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हुकूमत ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के हवाले से ये बिल की मंजूरी दी है और एक ई सेफ्टी अथॉरिटी कायम करने के हवाले से कहा है, किस तरह से आप देखते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे इस पे खदशात भी हैं बहुत सारी तंजीमों को, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि किस तरह से हुकूमत ने इस पॉलिसी को तश्कील देने के हवाले से एक सजेशन दी है और जिस पे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसको थोड़ा सा विस्तार लूंगा कि मैं ब्रीफली बताऊंगा कि हिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम लॉज क्या है पाकिस्तान में। 2002 में आता है ETO, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, और उसकी 2 सेक्शंस के अंदर हम ये साइबर क्राइम करते हैं। उसके बाद 2007 के अंदर एक ऑर्डिनेंस आता है, लॉ नहीं था वो, पैका के नाम से, और उसके बाद वो 10 में वो खत्म हो जाता है ऑर्डिनेंस, और 10 से 16 तक हमारे पास कोई कानून नहीं होता। 16 में पीका आता है। वो जो 6 साल थे वो बड़े खतरनाक थे। उसमें बाहर के मुल्कों के जो लोग आते थे वो पूछते थे भाई कौन से साइबर क्राइम लॉज हैं, तो समझ नहीं आती थी। 16 के बाद हालात में बेहतरी आई और वो चीजें इम्प्रूव होनी शुरू हुई। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि साइबर क्राइम और चीज है और साइबर सिक्योरिटी और चीज है। तो साइबर क्राइम पे तो पीका ने काफी अच्छा रोल अदा किया, कर रहा है, FIA उसकी कॉग्निजेंस ले रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी अभी तक जो थी ना वो अभी ब्लर में थी। क्या किया जाए? तो हमारे कुछ कवानीन अभी रिसेंटली आए। इसकी मिसाल ये है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 2021 में आया, लेकिन अनलकीली उस पर अमल नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो नया आया है उसका नाम है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2023 के अंदर अब इसके साथ ही आया, ई-सेफ्टी के साथ। बीच में एक और चीज आई है, वो है सर्ट, और सर्ट का कानून भी आ चुका है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। सर्ट जो है वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। उसकी पूरे इदारे के लोग नोटिफाई हो गए हैं। वो एक इदारा है कैबिनेट यूनियन के अंडर, NTISB, वो लेके चलेगी उसको। अभी हम बात करते हैं ई-सेफ्टी एक्ट। ये क्या चीज है? बेसिकली कंटेंट के ऊपर जो रुकावट थी, रोकना है भाई इसको नहीं जाने देना इंटरनेट पे, वो काम PTA कर रहा था अब तक। PTA एक रेगुलेटर है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, कि जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोग हैं वो उनको रेगुलेट करता है। अच्छा, अब चूंकि ये सोशल मीडिया और ये उसमें ऐड नहीं हुआ था, तो बैक एंड पे तो PTA ठीक काम कर रहा था। गवर्नमेंट ने कहा भाई इसको बंद कर दो, उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन फ्रंट एंड कोई नहीं था इसका। ये क्या फर्क है बैक एंड और फ्रंट एंड में? कि जो भी हमारे यहाँ इंटरनेट फ्लो कर रहे हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि PTA एज ए टेलीकॉम ऑपरेटर रेगुलेटर उसको वॉच करता है, तो उनके लिए आसानी थी उसको बैक एंड से कंट्रोल करना। गवर्नमेंट ने जब और ये आज का नहीं है, ये जब मैं जॉब में था उस जमाने से था, एक कमेटी बनी होती थी, गवर्नमेंट कहती थी इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, वो चलता रहता था, छोटी छोटी कमेटीज होती थी। अब वो चीज ऑर्गेनाइज हो गई है। ये जो ई-सेफ्टी एक्ट है, ये बेसिकली इज अ गुड एफर्ट मैं समझता हूँ, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो आम आदमी है उसको प्रोटेक्ट करेगा। यस, ये आपकी बात सही है कि जो ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट से जावेद साहब, मेरा सवाल थोड़ा इससे ज्यादा बुनियादी है, और वो बुनियादी सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पेश आ रही है? आई मीन दुनिया भर के अंदर जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं जो इन लॉज के बनाने वाले हैं, दे कैन क्वेश्चन। मैं कुछ दिन पहले एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स देख रहा था जिसमें मार्क ज़ुकरबर्ग बैठा हुआ था, और उससे उन्होंने पूछा कि मिस्टर मार्क, क्या आप बताएंगे कि कल रात आप किस होटल में थे? तो उन्होंने कहा मैं नहीं बताना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा देन व्हाई यू आस्क पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल जो सब्सक्राइब करते हैं फेसबुक को? तो वो तो लॉज इटसेल्फ इन पोर्टल्स के अंदर भी मौजूद हैं। तो इसके लिए तो एफर्ट ये होनी चाहिए कि शायद जाफरी साहब उनका कोई दफ्तर यहाँ पे खोल लिया जाए, उनके कोई नुमाइंदगान यूट्यूब के यहाँ पे मौजूद हों, जैसे हर मुल्क के अंदर ऑफिसेज होते हैं इनके। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं है। अगर दोबारा से कोई कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है तो वो आप पे और मुझ पे की जा रही है जो हम यूजर्स हैं। तो वाई इट्स ऑलवेज ऑन यूजर्स? जो प्रोवाइडर्स हैं उनके एंड पे फिर क्या ये पॉलिसी करेगी या ये सेफ्टी करेगी? अच्छा, इसमें हमें जाना पड़ेगा 2005 में, जब बुदापेस्ट कन्वेंशन आया था। हमने उसको साइन नहीं किया,
लेकिन उसको हमारे अलावा भी बेशुमार मुल्कों ने साइन नहीं किया उसको, वो इशू और है। लेकिन ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोग देखते हैं कि लोकल लॉज क्या है आपके ना। अगर ये लोकल लॉज नहीं होते तो ये घबराते हैं कि भाई इनके तो लोकल लॉज ही नहीं है, आदमियों को कंट्रोल करने के लिए तो मसला बन जाएगा। तो इन्होंने अपने लॉज बना दिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप उनकी कोई सर्विस ले, पूछते हैं कि जी आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप कहाँ पर हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, पर्सनल मालूमात लेते हैं। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 आया है, इसके अंदर ये प्रोविजन मौजूद है। देखिए, साइबर को ना हमें एज ए इकोसिस्टम लेना पड़ेगा, ये आइसोलेशन में हम काम नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी नुकता ये है कि हम साइबर क्राइम्स को अलग कर दें और साइबर सिक्योरिटी को अलग कर दें। साइबर सिक्योरिटी क्या है कि जो मेरी जाती मालूमात है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी शॉपिंग के ऊपर या किसी भी जगह, तो वो किसी और के पास ना जाए। अच्छा, उसका कंट्रोल मेरे अपने पास है। अगर मैं अलाउ करता हूँ, अभी ये जो आपने रिसेंट वाकयात देखे लोन्स वगैरह के, तो किसी ने अप्लाई किया तो लोग उनको फिर वो लोन्स मिले ना उसके अंदर। अच्छा, अब ये आपकी पर्सनल जजमेंट है, पर्सनल है कि आप वो करते हैं कि नहीं करते। फेसबुक को ज्वाइन करना आपका प्रोगेटिव है, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो वो इसलिए मालूमात मांगता है। मैं समझता हूँ जो इस वक्त जरूरत है, और ये बाहर लोगों का कंसर्न भी है ई सेफ्टी आने के बाद, कि इस पे डायलॉग किए जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल से तमाम इदारों को जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं कि वो इस पे फौरी तौर पे डायलॉग शुरू करें। और ये बहस नहीं होनी चाहिए, ये एकेडमिक्स के लोग बैठे हैं, टेक्नोलॉजी के लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेटर बैठे हैं, और वो डिस्कस करें कि भाई ये जो ई सेफ्टी है ये किस तरह एक आम आदमी को फायदा पहुंचाएगा और उसको भी फायदा पहुंचाएगा जो इख्तिलाफ राय रखता है। बिल्कुल, देखिए इख्तिलाफ राय रखना आपका बुनियादी। अच्छा अमर साहब, यहीं पे मैं सवाल एक ऐड कर देती हूँ। ऑब्वियसली इख्तिलाफ राय की आपने बात की, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम एक नेशनल टीवी पे बैठे होते हैं या हम टीवी चैनल्स पे होते हैं तो हम पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, अब हमारे यहाँ यूट्यूब का ट्रेंड, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे जो मेन स्ट्रीम पे काम करते हैं वो यूट्यूब चैनल्स पे डिफरेंट तरह से उनकी एक्सप्रेशन होता है। सो हाउ डू यू सी कि इसको रेगुलेट करना, फिर जो रियासत मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं या रियासत मुखालिफ जो चीज़ें हैं उसको जज करना, स्टेट किस तरह से जज करेगी कि कौन उनकी फेवर में है कौन नहीं है? और इस पर तो फिर एक बहुत लंबी बहस छिड़ेगी, बहुत लंबा एक प्रोसेस होगा जिसमें लोग इख्तलाफ भी करेंगे और हुकूमत को उनको कैटर करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात सही है, इसमें देखना पड़ेगा कि इससे पहले पैमरा क्या कर रहा है। पैमरा जो है वो एक रेगुलेटर है इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है और आप लोगों का मीडिया भी है। ये जो सोशल मीडिया आया इसका रेगुलेटर कोई नहीं था, तो गालिबन ये ई सेफ्टी अथॉरिटी जो है, अच्छा इसका एक कमीशन भी है, ख्याल रखिए उसमें वो लोग होंगे जो आपने इशारा फरमाया। उस कमीशन ये होता यही है कि जब किसी अथॉरिटी के पीछे कमीशन होता है तो वह अथॉरिटी पाबंद होती है अपने कमीशन के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि उस कमीशन में पब्लिक के नुमाइंदे भी लिए जाए, इसमें सेनेटर्स और एमएनएस को भी लिया जाए, ताकि जो एक आवाम की राय है वो भी अगर उसको वो करे। मैं ये समझता हूँ कि इसको डायलॉग करके इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और चूंकि आपको सियासी तौर पे भी अब तब्दीलियां आएंगी तो इसको रुकना नहीं चाहिए काम को, क्योंकि ये बहुत डैमेजिंग है। सी पैक की वजह से मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बहुत बिजनेस पाकिस्तान में आ सकता है और आएगा, लेकिन अगर हमने उसकी हैंडलिंग ना प्रॉपर की तो जिस तरह हमें माजी में नुकसान पहुंचा है, वो बहुत पहले किसी ने कहा था कि अब हमें सबको एक अपनी मुझे नीची करनी पड़ेगी। और हमारे साथ वन लास्ट क्वेश्चन, आई जस्ट हैव 30 सेकंड्स। FIA क्योंकि हमारी प्राइम एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी को लेकर एंड देन साइबर क्राइम को भी लेकर, आई बिलीव, और आपने उसमें सर्व भी किया है, क्या टेक्निकली हम या टेक्नोलॉजिकली FIA एज एन एजेंसी इतनी केपेबल है कि इन चैलेंजेस जो इस वक्त मौजूद हैं, हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, केटर कर सकती है, या आपको लगता है कि नहीं टेक्नोलॉजिकली दे आर सपोज टू बी मोर साउंड, ज्यादा हमें आगे कुछ करना पड़ेगा उसको लेकर? नहीं, मैं कहता हूँ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर जगह होता है। मैं समझता हूँ कि FIA ओवरवर्क्ड है। ये जो इसका साइबर क्राइम विंग है जो NRCC कहलाता है, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करना है, क्योंकि वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। जितनी बेहतर आपकी साइबर सिक्योरिटी होगी उतने कम साइबर क्राइम्स होंगे एंड वाइस वर्सा। मैं ये समझता हूँ कि इसकी कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है, उसके हर जिले में दफ्तर कायम होने चाहिए और मुल्कों में हैं, क्योंकि ये जो अभी इसकी जो है ना आइसोलेटेड प्रेजेंस FIA की छोटी जगहों पे नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है लोगों को, बिल्कुल, और एक्सेस बड़ी मुश्किल है लोगों की।
फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं है उसको FIA को फर्स्ट रिस्पॉन्डर आ गया ना। बिल्कुल ठीक जावेद साहब, इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया एंड वी होप कि कोई एक और नशिस्त आपके साथ हम प्लान इसमें इसको फर्दर हम एलेबरेट करें, अपने लिए भी समझें और लोगों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। समाद जाफरी, फॉर्मर एडिशनल DG FIA हमारे साथ मौजूद थे। साइबर इनका सब्जेक्ट है और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा ये अच्छा इकदाम है लेकिन इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, विद द टाइम इसमें इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं, बिकॉज एशेज जो है दुनिया भर की नजरें होती हैं टेस्ट क्रिकेट को लेकर और ये रिवायती हरीफ हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। बहरहाल एशेज का जो 5वां टेस्ट है वो इंग्लैंड के नाम रहा, ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से उन्होंने हरा दिया। एक्सपेक्टेड ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए लेकिन कुछ किस्मत और बारिश ने शायद नहीं चलने दी। 384 रन का हदफ था, इसके ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 334 रन पर ढेर हो गई और एशेज सीरीज इस तरह से 2-2 से बराबर हो गई, एक मैच ड्रॉ हुआ। सो इस दफा एशेज किसी के हिस्से में नहीं है। चले जी, इन द एंड फुटबॉल की भी बात कर लेते हैं। एक मोरक्कन फुटबॉलर जो नोहिला बेंजीना है, उन्होंने नई तारीख रकम की है और मोरक्को की ये फुटबॉलर ने हिजाब पहनकर वर्ल्ड कप मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वो विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी हैं। और इनके हवाले से आपको बताएं तो इतवार को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के ग्रुप H में जनूबी कोरिया के खिलाफ मैच इन्होंने हिजाब पहनकर खेला और फीफा की जानिब से 2014 में इनको हिजाब पहनकर जो है गेम खेलने की इजाजत दी गई थी। तो ये खवातीन के लिए अच्छी बात है, इट्स अ गुड जेस्चर। और ये जिस ब्रांड का हिजाब पहने में वो बड़ा मारूफ ब्रांड है इंटरनेशनली स्पोर्ट्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स वेयर्स बनाने के लिए। आई बिलीव के आने वाले वक्त में और भी प्लेयर्स इफ दे फील कंफर्टेबल तो दे कैन गो विद इट। आई मीन ये चॉइस होनी चाहिए। इट्स अ गुड जेस्चर, इट्स अ गुड जेस्चर समहाउ। तो अच्छा लगा हमें देख के, डिफरेंट एज वेल, सो वी थॉट टू शेयर इट विद यू। खैर जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट पर जाने से पहले हम कोल किचन में जाएंगे क्योंकि आज हमें वहाँ से बड़ी अच्छी और मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ अहमद, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएंगे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है आज? आज बेसिकली हम हेल्दी सैंडविचेस बनाने जा रहे हैं। अच्छा, वाह। जो कि स्कूल भी खुल रहे हैं तो हम आज जो है प्रोग्राम को अपने थोड़ा बच्चों से रिलेटेड, लंच बॉक्स में क्या दिया जा सकता है हेल्दी चीज? So are they just healthy or easy to make as well? बनाने में भी आसान है? यस, बनाने में भी बहुत आसान है। आप इसका मिक्सचर बना के घर में रख सकते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 7 डेज है और 7 डेज तक आप जो है वो सिर्फ आपने बैटर निकालना है, एग में मिक्स करना है। क्विकली अगर आप इनकी इंग्रेडिएंट्स हमें बता दें फिर हम सेगमेंट पे चले जाएंगे। क्या क्या डल रहा है इसमें? जो इसकी बेस है वो पोटैटो की बेस है। उसके अंदर जो है हम प्रोटीन की जगह मशरूम यूज कर रहे हैं, आप चिकन भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ वेजीज जो बच्चों को बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो वेजीज खिलाने का तरीका कि हम इसके अंदर डाल के और उसका एक मिक्सचर सा बना के हम उसको कुक करेंगे, सैंडविचेस पे लगाएंगे, चीज रखेंगे और बहुत जबरदस्त है हमारी सैंडविचेस। ऑसम। चले अहमद, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। मीनवाइल आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखें। अहमद हमें कुछ हेल्दी सैंडविचेस बता रहे हैं। 7 दिन बहुत होते हैं, वीकेंड पे बना लें आप। डिलीशियस और बच्चों के लिए खास तौर पे अहमद ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। बच्चे वैसे वेजीज खाते नहीं हैं तो इसमें बच्चे खा लेंगे। खैर जी, आपको सेगमेंट दिखाते हैं हम। सेगमेंट है हमारा खला के उस पार और आज इसमें निज़ाम शमसी के अंदर दूसरे बड़े सियारे सैटर्न के हवाले से बात हो रही है। इसे ज़ोहल भी कहा जाता है और इसका नाम कहते हैं यूनानी देवता के नाम पे है। मजीद क्या डिटेल्स है देखते हैं आज ज़ोहल के उस पार में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार के हवाले से हमारा जो एक सिलसिला था कि हमने तमाम प्लैनेट्स को डिस्कस करना है, सोलर सिस्टम को डिस्कस करना है, तो हमने अपना सफ़र जो है वो मरकरी से शुरू किया था और उसके बाद हमने वीनस को डिटेल में डिस्कस किया, फिर अर्थ को, उसके बाद हम मार्स पे पहुँचे, उसको हमने तफसीली उसके हवाले से सेगमेंट्स किए और उसके बाद फिर जुपिटर के हवाले से हमने काफ़ी तफसील से बात की। आज बारी है सैटर्न की और सैटर्न जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। सबसे बड़ी दिलचस्पी तो इस हवाले से है कि ऑफकोर्स इसका जो नाम है ये भी यूनानियों ने रखा और ये गॉड ऑफ एग्रीकल्चर है, ये वेल्थ है, यानी ज़राअत और दौलत का खुदा, उसके नाम पर सैटर्न का नाम रखा गया। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत दूर है, अभी उसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन बहुत पहले लोगों ने उसको देखा। ऑफकोर्स विजिबल है क्योंकि स्काई पे, तो यानी एज अ प्लैनेट बहुत अरसा पहले दरियाफ्त कर लिया गया। ये जो प्लैनेट है इसका नाम जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़राअत और दौलत के खुदा के नाम पे है, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुपिटर जो कि अगेन ग्रीक गॉड ही है, उस ग्रीक गॉड का जो बाप है वो सैटर्न है।
तो सैटर्न जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सवाल से मिस्टीरियस है। बहुत सारी मिस्ट्रीज जो हैं सॉल्व हुई, बहुत सारी मिस्ट्रीज जो हैं अभी हल होनी है। सबसे पहले बात करेंगे फासले की। तो सैटर्न का फासला सूरज से 1 अरब 46 करोड़ किलोमीटर है। ये बहुत ज़्यादा फासला है। और जैसे कि आपको बताया था कि जो रॉकी प्लैनेट्स हैं शुरू के 4, तो मार्स के बाद जब आप जाते हैं तो फासले हैरत अंगेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वुसअत है। इस हवाले से आप बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं उन फासलों को समझने के लिए। तो बहुत ज़्यादा फासले हो जाते हैं और इस फासले को समझने के लिए और किसी भी स्टैट्स को जो कि प्लैनेट्स के हवाले से हैं उनको समझने के लिए ज़मीन को आप रेफरेंस पॉइंट रखा करें। तो ज़मीन जो है वो सूरज से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। और सैटर्न कितना दूर है? 1 अरब 46 करोड़ किलोमीटर। और बात करेंगे रोशनी की कि रोशनी को सैटर्न तक पहुंचने के लिए, यानी सूरज की रोशनी को सैटर्न तक पहुंचने के लिए 80 मिनट्स दरकार होते हैं। सैटर्न पर अगर आप मौजूद हों और सूरज बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आपको 80 मिनट्स तक ये मालूम नहीं होगा, 80 मिनट्स के बाद मालूम होगा कि सूरज ख़त्म हो गया। सैटर्न जो है एक्चुअली ये हीलियम और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, मोस्टली हीलियम और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। और इसको अगर देखा जाए इसके स्केल के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 9 ज़मीनें या 9 अर्थ्स जो हैं आप इसमें फ़िट कर सकते हैं। लेकिन 9 अर्थ्स फिट करने का मतलब ये है कि हम इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, हम इसमें मिनहा कर देते हैं जो आउटर इसका जो सैटर्न के रिंग है। सैटर्न के रिंग के हवाले से बात होगी, बहुत ही दिलचस्प है। एक्चुअली वही तो हैं जिन्होंने सैटर्न को एक मुमताज़ शक्ल दे रखी है हमारे सोलर सिस्टम में। तो उन सैटर्न के रिंग्स को अगर निकाल दिया जाए और उसके बाद जो सैटर्न की आपके अंदर आपकी जो ज़हन में शक्ल बनती है उसमें 9 ज़मीनें या 9 अर्थ जो हैं वो फिट इन हो सकती हैं। एक और सवाल हो सकता है कि आपके ज़हन में पैदा हो रहा हो कि जब आप स्केल के हवाले से एग्जैक्टली जो स्केल है उसकी तस्वीर जब देखते हैं आप सोलर सिस्टम की तो उसमें आपको अर्थ बहुत छोटी नज़र आती है, जो कि बहुत छोटी है, जबकि सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और फिर 9 अर्थ्स क्यों? इसकी वजह डेंसिटी है और इस डेंसिटी की बात करेंगे क्योंकि ये रॉकी प्लैनेट है और वो गैस जॉइंट है। तो गैस जॉइंट और रॉकी प्लैनेट में जब भी हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इनके जो साइजेस की और इस हवाले से बात करते हैं तो मैस के हवाले से बात करते हैं। तो उसकी क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है, वो फैला हुआ है, उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि पानी की डेंसिटी से भी कम है। सैटर्न पर ज़िंदगी के इम्कानात 0 हैं। तो उसकी वजह यह है कि वो गैस पे मुश्तमिल है, गैस जॉइंट है, उसके अंदर यकीनन कोई मेटल कोर होगी। इसके गिर्द अलबत्ता 83 मून्स हैं, 83 चांद हैं और 83 मून्स में कुछ ऐसे मून्स हैं जिन पर ज़िंदगी के इम्कानात के हवाले से कंडीशंस मौजूद हैं। तो वहाँ पे वो इम्कानात भी मौजूद हैं। और ये जो 83 मून्स हैं इसमें से 63 मून्स को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया जाता है, उनको नाम दे दिया गया है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि ये काम करता है, नाम देता है, उन्होंने अभी तक बाकी जो मून्स हैं उनको नाम नहीं दिया या वो ऑफिशियली उस तरह रिकग्नाइज नहीं है। बट टोटल नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो 83 हैं, जिनमें से ऐसे मून्स यकीनन हैं जिनमें वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वहाँ पे ज़िंदगी के इम्कानात हो सकते हैं। सैटर्न पर दिन का दौरानिया बहुत इंटरेस्टिंग है, 10.7 आवर्स। सिर्फ 10.7 आवर्स में इतना जॉइंट मैसिव बाल जो है वो अपने गिर्द, अपने महवर के गिर्द चक्कर मुकम्मल कर लेता है। उसकी जो स्पिन स्पीड है वो बहुत तेज़ है, जबकि दूसरी तरफ उसका क्योंकि ऑर्बिट बहुत बड़ा है तो जिसकी वजह से 10,000 दिनों से भी ज़्यादा का उसका 1 साल है, या अगर हम सालों में कहें तो तकरीबन 29 साल लगते हैं उसको अपना 1 साल मुकम्मल करने में, एक चक्कर मुकम्मल करने में सूरज के गिर्द। और ये जो चक्कर है इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी किसी बड़ी बॉडी के गिर्द ऑब्जेक्ट घूमते हैं तो जितना बड़ा ऑर्बिट होता है उतनी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि अब उनको एस्केप वेलोसिटी कम चाहिए होता है सूरज में गिरने से बचने के लिए। तो आपको याद होगा कि मरकरी जो है उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, उसके बाद वीनस की उससे कदरे स्लो थी, फिर ज़मीन आती है जो कि 1,07,000 किलोमीटर पर आवर है, फिर मार्स आता है जो कि तकरीबन 86,000 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद फिर 47,000 किलोमीटर पर आवर पे जुपिटर जो है वो ऑर्बिट कर रहा है। और अब क्योंकि हम सैटर्न पे हैं जो कि 1 अरब 46 करोड़ किलोमीटर की फासले पर है, तो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो रफ्तार है वो 35,000 किलोमीटर पर आवर रह जाती है, जबकि ऑर्बिट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से 29 साल जो हैं, हमारे जो 29 साल हैं वो जुपिटर का 1 साल है। इसके गिर्द जो रिंग्स हैं वो सबसे खूबसूरत हैं और इसको खूबसूरत भी बनाते हैं, इसको मुनफरिद भी बनाते हैं। और ये जो रिंग्स हैं ये बेसिकली आप इसको यूँ समझिए कि ये बिलियंस ऑफ स्मॉल चंक्स ऑफ आइस एंड रॉक, यानी उसके छोटे ज़र्रे हैं
और ये बहुत छोटे तो ऑफ कोर्स हैं, लेकिन इसमें कोई इस तरह का भी हो सकता है जिस तरह की एक घर का साइज़ है, और कुछ तकरीबन एक छोटे से पहाड़ के बराबर भी हो सकते हैं, बट वो कुछ हैं। अलबत्ता जनरली जो है वो एक पूरा चंक, बिलियंस ऑफ चंक पे मुश्तमिल है, जो कि आइस और रॉक और बर्फ़ और जो चट्टानें छोटी हैं उन पे मुश्तमिल है। और इसके ऑफ कोर्स क्योंकि डिफरेंट रिंग्स हैं, तो जो सबसे दिलचस्प चीज़ बनाती है सैटर्न को वो ये है कि इसकी जो डिफरेंट रिंग्स हैं उन तमाम रिंग्स की जो स्पीड है वो मुख्तलिफ है, यानी वो मुख्तलिफ स्पीड से उसके अंदर जो ज़र्रात हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं सैटर्न को। क्योंकि रिंग्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में हैं, तो इनकी दरियाफ्त का जो सिलसिला है ये भी जारी रहता है, क्योंकि जो बहुत बारीक हैं ये इस तरह के हैं, वो लेटर ऑन में दरियाफ्त हुए हैं और अभी भी दरियाफ्त हो रहे हैं। सैटर्न पर हमारी स्टडीज़ जो हैं वो भी जारी हैं, और इसके वजह से बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे मिस्टीरियस ऐसे हार्ड क्वेश्चंस हैं, मुश्किल सवालात हैं जिनका जवाब अभी हमें मिलना है। और इसमें जो इसकी सबसे खूबसूरत बात है, जब भी मैं सोलर सिस्टम देखता हूँ और उसकी जो तस्वीर देखता हूँ, तो उसमें इसकी ज़मीन के साथ एक मुशाबहत है, बाकी तो किसी वाले से नहीं है, लेकिन एक मुशाबहत ये है कि ये 26.73 डिग्री पर टिल्ट है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, और इन दोनों का टिल्ट जो है वो आपको सोलर सिस्टम में नज़र आता है, स्पेशली जो आप जब देखते हैं सैटर्न को। तो खला के उस पार जो हमारा जो सफ़र है ये जारी है, और सैटर्न के आगे भी हमारा सफ़र जारी रहेगा। सैटर्न के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए, इन डेप्थ मालूमात के लिए नासा की वेबसाइट पे जाके सोलर सिस्टम को आप सर्च कीजिए, और सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके हवाले से और उनका आपस में जो कंपैरिजन है और जितने भी स्टैट्स हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, वो ज़रूर देखिए, बच्चों को भी ज़रूर दिखाइए। और नासा के हवाले से बहुत सारी जो सोलर सिस्टम के हवाले से ऐसी चीज़ें हैं जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, कलरफुल हैं, तो वो भी बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, और बच्चों को सोलर सिस्टम से और स्पेस साइंस के हवाले से रोशनास करवाइए, और उनको ये सेगमेंट खला के उस पार दिखाते रहिए, देखते रहिए खला के उस पार। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कुछ मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहां पर भारत का जो गैर कानूनी तसल्लुत है उसको 4 साल होने को आए हैं। 5 अगस्त 2019 को आपको याद है नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने भारतीय जो आइन है उसके आर्टिकल 370, 370A और 370 एंड 35A को मनसूख करके जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत है उसे ख़त्म कर दिया था, और मुजाहिरों के डर से पूरी वादी को एक जेल के अंदर तब्दील कर लिया था। एक लॉकडाउन लगा दिया गया था वहाँ पे, लाखों मासूम कश्मीरियों को घरों में मैसूर किया गया, और इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील किया गया। बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे, बुजुर्गों के लिए अद्वियात बंद कर दी गई, खाना पानी ज़रूरी अशिया की तरसील बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, और दुनिया से राब्ते मुनक़ता कर दिए गए। हालांकि हत्ता कि वो तमाम संगीन खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हकूक़ की जो कि की जा सकती थी वो की गई। मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, नाम नेहाद फौजी ऑपरेशंस, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, जबरी गुमशुदगियाँ हों, इज्तिमाई सज़ाएँ हों, और कई ऐसे मजलूम हरबे और हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो अब भी इन मासूम कश्मीरियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। और सिंस 4 साल इसको कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इस पर बात करें, अपने कश्मीरी भाइयों बहनों के लिए इस पर आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए हिंदुस्तानियों को बसाने की मजमूम कोशिशें भी जारी हैं, और उधर मोदी सरकार ने इंटरनेट की बंदिश को कश्मीरियों के खिलाफ नया हथियार भी बनाया। 2018 से अब तक मोदी सरकार की तरफ से 418 मरतबा इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज को मुअत्तल किया गया है, जबकि राइटर्स के मुताबिक 18 महीनों तक जो जारी इंटरनेट की बंदिश है इसमें कश्मीरियों को पत्थर के दौर में धकेल दिया गया है। पत्थर के दौर में उनको कह लें, धकेला तो गलत नहीं होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की 11 फरवरी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली जो इंटरनेट बंदिश है इसमें कश्मीर सरे फहरिस्त है। गुज़िश्ता 4 सालों से अगर हम बात करें तो भारत ज़राए इब्लाग की बंदिश भी दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। 2022 में दुनिया भर में इंटरनेट की 187 के करीब जो बंदिशें हैं उनमें से 84 भारत में और 49 कश्मीर में हुई हैं। इसी हवाले से जी हम बात करेंगे, हुर्रियत रहनुमा शमीम शॉल साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हम भारतीय तसल्लुत और गैर आइनी जो कह लें कब्जे की बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, इसको 4 साल मुकम्मल होने को, आज भी सिचुएशन वैसी की वैसी है, क्या कहेंगी इस हवाले से आप? शमीम साहब आपकी ऑडियो थोड़ी ब्रेक हो रही है, अगर आप फोन करीब कर लें तो प्लीज उसको सेटल कर लीजिएगा।
तहरीक को जो तहरीक इस वक्त बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रही है, इसमें सबसे बड़ा जो भारत के जो वादे किए थे उसे मुकल पाना, फिर उन्होंने जो इस वक्त की जो हुकूमत है मोदी सरकार का 1947 से ही कश्मीर के इस 370 का जो ये आर्टिकल है या 35A है, इसकी बहुत सारी जो कश्मीर की आइडेंटिटी थी। अच्छा शमीम साहिबा, स्टिल कतई कलामी की माजरत, स्टिल सुन नहीं पा रहे हैं, आपको ऑडियो ब्रेक हो रही है। आप थोड़ा सा अगर अपनी लोकेशन तब्दील कर लें, और साथ में एक नुक्ता और भी ऐड कर देता हूं, चूंकि आपकी जो फैमिली है, आपका ताल्लुक भी है मकबूजा जम्मू कश्मीर से और आप तक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती रहती है, तो मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि आप हमें अगर ताज़ा तरीन कुछ सूरत हाल भी बता पाएँ कि अब क्या सूरत हाल है। क्या भारत इस अहम मसले से दुनिया की आंखें हटाने में कामयाब हो गया है, जो अपना एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक चेहरा दुनिया को दिखाता है, या स्टिल सिचुएशन इज द सेम? आप इस हवाले से भी कुछ हमें बताइए और प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, मैं चैलेंजेस के बारे में बात कर रही थी, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बेहतर है। जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की रियासत का एक जो असर बन गया है, वो अपने लिए खतरा नहीं है, मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा। शमीम साहिबा, बेहतर होगा कि हम आपको दोबारा राब्ता करें, जरा दोबारा शमीम साहिबा को मिलाइए जी डिस्कनेक्ट करके, ताकि हमारा राब्ता बेहतर तरीके से हो। थोड़ा सा मगर जिक्र करें, 2019 की बात है जब भारत ने अपने तौर पर 370 और 35A को रिवोक किया। हालांकि पाकिस्तान इसको पहले भी नहीं मानता था, ये जो स्पेशल स्टेटस का राइट है, और इसके साथ साथ हमने कुछ आपको बताया कि वहाँ पे जो हिंदू आबादी है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पे डोमिसाइल्स बनाने का कानून लाया गया, वहाँ पे उनको इख्तियार दिया गया कि वो इस ऑटोनमस एरिया के अंदर या मकबूजा इलाके के अंदर या डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जाकर अपनी प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं, जिसका राइट इनफैक्ट पाकिस्तान में भी किसी पाकिस्तानी को नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में जाके ऐसा कुछ कर सके, ताकि उसकी कोई जियोग्राफिकल चेंज हो, और ये इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक है। लेकिन भारत ने इसकी सरीन खिलाफ वर्जी की। ये खिलाफ वर्जी उस वक्त शुरू हुई 2019 में, और अब 4 साल होने को आए हैं। उस वक्त के हमारे वज़ीर आज़म ने जाके आवाज़ भी उठाई सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इस बारे में पाकिस्तान ने हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला। लेकिन भारत जो कि जिसके साथ दुनिया के बहुत ज़्यादा मुआशी मामलात वाबस्ता हैं, बहुत बड़ी एक ट्रेडिंग फोर्स बन रही है, इकोनॉमिक फोर्स बन रही है, तो इसलिए दुनिया चुप हो जाती है इस मामले पे आके। हमारा राब्ता शायद दोबारा हुआ है। शमीम साहिबा सुन पा रही हैं? जी मैं आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा जो आप ऐड कर रही थी। जी मैं बता रही थी कि जो रियासत का इसका इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि भारत न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि वो तो अपनी अक़लियतों के लिए भी। अगर आप अभी भी मणिपुर में देखेंगे, कल उन्होंने वहाँ पर गिरजाघर गिराने शुरू कर दिए। कश्मीर की जो अपनी जो ये था जो कानून है, जिसकी आप इस वक्त कह रहे हैं कि 35A जो सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है, वो हमारे मुसलमानों के लिए ही नहीं है, वो रियासत के हर बाशिंदे के लिए उतना ही बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर हम इस चीज को देखेंगे डीपली, अगर इसको आप स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं जम्मू के लोगों ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि हिंदुस्तान के लोग वहाँ तिजारत करें। जम्मू क्योंकि नजदीक था पंजाब के साथ। और तीसरा अहम जो इस वक्त हिंदुस्तान ने G20 समिट के दौरान, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने एक बहाना बनाया था कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे कश्मीर में, टूरिज्म को बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन इसके बदले में ये हो रहा है, जो आजकल आप लेटेस्ट जो सिचुएशन आप पूछ रहे थे, इसके आड़ में उन्होंने लाखों बिहारियों को हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों को दाखिल करा दिया है, और उनको उनके शनाख्ती कार्ड और उनके स्टेट सब्जेक्ट बनवाकर उनको रियासती बाशिंदे जाहिर करके जो वहाँ की आइडेंटिटी है, वहाँ की जोग्राफिया खशियत है, उसकी तारीख है कश्मीर की, उसकी जुबान है, हर एक चीज को वो तहस नहस करने पर तुला हुआ है। ये अगर आप डीपली देखेंगे, हिस्टोरिकली देखेंगे, तो महाराजा पटेल के खतूत भी अगर हम देखते हैं, ये तो जो प्लान था कि कश्मीर की आइडेंटिटी को, कश्मीर की रियासत को मसक करने के लिए उन्होंने जो एक्सेशन का एक डोंग रजाया था, और आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉज को चैलेंज किया जा रहा है, इंटरनेशनल लॉज के तहत तो हिंदुस्तान 1 इंच पर तो कब्जा, क्या 1 इंच पर फौजों की तादाद नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्होंने फौजें भी आगे बढ़ा के 10 लाख से ज्यादा फौजें भी वहाँ पर तैनात की गई है। और अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त जो टॉप की पोस्ट है कश्मीर के अंदर, जैसे वहाँ के IP ऑफिसर्स हैं, वहाँ DCs हैं, गवर्नर है, सेक्रेटरीज है, पुलिस ऑफिसर्स है, हाई कोर्ट के जजेस तक, वो ऐसे लोग हैं
जो हिंदुस्तानी हैं भारत से वहाँ पर गैर रियासती बाशिंदे, और फिर उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस से है। ओके, वो उन पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। और हम देख रहे हैं कि इस दौरान 2019 ये राज्यसभा में वहाँ के वजीर ममलिकत बराए दाखिला जो है उन्होंने बयान दिया है कि 2019 से 9,000 से ज्यादा कश्मीरी बच्चियां गायब हो चुकी हैं। रियासत से उनको उठाया गया है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाया गया है। वो कहाँ है, उनके खिलाफ परसों भी कश्मीर में। अच्छा शमीम शॉल साहिबा, ये तो आपने भी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई जो कि हम हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि आलमी दुनिया, आलमी इदारे जो इतनी आवाज़ उठाते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो इतने खामोश क्यों हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत हो, हमारी जो सफारती सतह है या सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है, मतलब जिससे हमें लगे कि कश्मीरियों को कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। क्या सिर्फ दिन बनाने से ही कुछ होगा? नहीं, देखिए दो चीजों को देखिए, ये तो तहरीकों के लिए दो चीजों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक इंटरनेशनल सपोर्ट होता है, एक अंदरूनी सपोर्ट होता है। हमारा अंदरूनी सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान रियासत का वकील ही नहीं है, फरीक है, उसका एक हिस्सा है, जिस तरह हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि रियासत के बाशिंदे तो पाकिस्तान की जो जजमेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो आप सिचुएशन इंटरनेशनली चेंज होते हुए देख रहे हैं, उसके महरिकात में से सबसे बड़ा जो मुतहरिक काम है वो ये है कि हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के जो अरकान है, लाखों की तादाद में जो वेस्टर्न कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो तमाम ग्रुप मुतहरिक हो चुके हैं और वो लॉबिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा है अमेरिकन प्रेसिडेंट और मोदी की जो बातचीत हुई है उसमें किस तरह से उनको सपोर्ट किया गया है। और इस आरएसएस के एजेंडे को तमाम बड़ी वेस्टर्न पार्लियामेंट में खामोशी से एक सपोर्ट हासिल है। उन लॉबीज के जरिए जो वहाँ पर बात थी, भाषण दे, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेसी साइलेंट डिप्लोमेसी होती है लेकिन एग्रेसिव होती है। तो ये तो है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इकोनॉमिक वर्ल्ड है, हिंदुस्तान के साथ हमारे टाइज है, बिजनेस है, को प्रमोट करने के लिए सारे महरिकात इस वक्त कश्मीर के मसले को पसपुस डालने के लिए उनके साथ मिले हुए हैं। और हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमें जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी 2019, क्योंकि 2019 एकदम नहीं हुआ, 2016 से इसके पीछे काम कर रहे थे कि ये कुछ ऐसा हिंदुस्तान गिरावना काम कर रहा है, कोई गिरावनी साजिश तहरीक के खिलाफ हो रही है, जिसके देख लीजिएगा तो तमाम लीडरशिप को जेलों में बंद किया गया है। उन पर गद्दारी के इल्जाम से लेके मुख्तलिफ इल्जाम के तहत उनको जेलों में, अब तो लाशें ही वहाँ से मिलती है। आप देखिए सहराई साहब की लाश मिली है, आपने देखा है दूसरे अल्ताफ शाह साहब की लाश मिली है, यासिन साहब की को फांसी के फंदे की तरफ लेने की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, उनकी जिंदगी को खतरा है। खवातीन जेलों में बंद है, 12-13 ऐसी खवातीन है जो पॉलिटिकल वर्कर्स भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फैमिलीज के साथ, उनकी फैमिलीज का कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक है तहरीक पुरअमन तहरीक के साथ पॉलिटिकली, तो उनको वो वहाँ पर जेर करने के लिए उनको जेलों में बंद करते। उनके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। अर्ज के हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इस तहरीक को कुचला जा सके। लेकिन कश्मीर की और कश्मीरियों की तारीख ये गवाह है कि कश्मीरियों ने अपनी नस्लें गंवाई हैं इस कॉज के लिए। एंड व्हेन यू हैव सैक्रिफाइस योर जनरेशंस, तो आप इन छोटी मोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे वो टूरिज्म के लिए पैकेजेस हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या दुनिया को कुछ भी दिखाना हो। एंड वी बिलीव कि कश्मीरीज जो आज तक अपने इस कॉज से नहीं हटे हैं, वो हटेंगे नहीं, चाहे भारत जितना भी अपना सेकुलर फेस दुनिया को दिखा ले। शमीम शॉल साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हम यहाँ पे इस मौके पर रिमाइंड करना चाहते हैं कि कश्मीरी हमेशा एज़ कायद आज़म सेड हमारी शहरग है, हम कभी भी उनको खुद से जुदा नहीं समझते, वो दे आर पाकिस्तानी, दे आर आर ब्रदर्स। तो हम हमेशा जिस भी तरीके से अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर जितना भी कर सकते हैं, पाकिस्तान ये सपोर्ट जारी रखेगा। एंड इंशाअल्लाह वील गेट बैक टू दैट स्ट्रॉन्ग स्टैंड। पाकिस्तान अभी कुछ खुद माशी चैलेंजेस का शिकार है, भारत को ऐसा लगता है कि वो स्टैंड कमजोर पड़ा है, ऐसा नहीं है। जब तक आखिरी कश्मीरी जिंदा है, स्टैंड कमजोर हो नहीं सकता। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम
कामयाबियां समेट रही है और मुसलसल उन्होंने दूसरी फतह हासिल की, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने लास्ट कंपटीशन के अंदर 2-1 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से तुफैल शिनवारी जो कि कैप्टन भी हैं टीम के और अब्दुल वहाब ने एक गोल स्कोर किया, जबकि मुसलसल 2 मैचेस जीतने के बाद एज ऑफ टोल्ड पाकिस्तान ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। ताहम पहले राउंड में अपना आखिरी मैच पाकिस्तान ने अभी खेलना है एज पर आर इन्फॉर्मेशन, लेकिन ताज़ा तरीन नॉर्वे और पाकिस्तान के टाइम में बड़ा डिफरेंस है, तो हम ये लाइव भी जान लेंगे। इस वक्त हम अगर इस नॉर्वे कप की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम अपने पहले मैच में नॉर्वे के फ्रेक्सलो क्लब ऑस्लो क्लब को उन्होंने शिकस्त दी थी, और ये शिकस्त कैसे दी और मजीद टीम का मोराल क्या है, इसको बात करने के लिए न सिर्फ हमारे साथ टीम के कैप्टन हैं बल्कि टीम मैनेजर और टीम के मिडफील्डर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव फ्रॉम ऑस्लो। बिल्कुल, तुफैल शिनवारी जो कि कैप्टन हैं उनको हम खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ अली आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं और टीम मैनेजर आसिफ गफूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम तीनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी कामयाबियां समेट। तुफैल, सबसे पहले हम आपकी जानिब आएंगे। टीम का मोरल बहुत अच्छा है, मोमेंटम बहुत अच्छा है, आप लोग कामयाबियां समेट रहे हैं। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर गेम, एंजॉय कर रहे हैं इस कप को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मैच जीते नॉर्वे कप में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा है। हमारा जितने भी प्लेयर है वो बहुत अच्छी खेल रही है, सारी वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह मजीद इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आगे जो मैच है इंशाल्लाह वो जीतेंगे इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। अच्छा आसिफ साहब, आसिफ राठौर साहब, आप यू आर द टीम मैनेजर। इससे पहले कि मैं अली आसिफ से बात करूं, आप थोड़ा सा टीम के हवाले से हमें बताइए। आपने पहले दोनों मैचेस के अंदर कामयाबी हासिल की है, आई बिलीव पहले मैच में तो आपने 11 गोल दाग दिए, तो थोड़ा सा हमें बताइए हाउ वाज द मोमेंटम, ये कैसे बना और आपको अब टीम की स्ट्रेंथ कैसी लग रही है? क्या हम टाइटल जीत रहे हैं इंशाल्लाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप अपडेट भी हैं इस हवाले से कि पहले मैच में जो टीम की उठान थी वो बड़ी ही ज़बरदस्त रही और उसने टीम को एक कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट दिया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, यहाँ पे जो बाकी के क्लब्स के लोग थे, उन सब ने इस गेम को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया है और उस पहली बुनियाद ने जो हमारी उम्मीदें हैं वो और बढ़ा। और एट द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना वो गोल्ड मेडल हम लेके ही पाकिस्तान लौटेंगे इंशाल्लाह। आसिफ अली आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आसिफ, आप बताइएगा, आप अपने इस सारी परफॉर्मेंस को अब तक किस तरह से देखते हैं और आगे आप लोग अगले मैचेस के लिए आपकी तैयारी या आपने जो चीज़ें सोची हैं कि पिछले मैचेस में आपने उनको ओवरकम करना है या उन पर कुछ खामियां हैं उनको पूरा करना है, क्या तैयारी है अगले मैचेस के लिए, अगले राउंड के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे नॉर्वे में। अली आसिफ, कैसा लग रहा है यार स्ट्रीट्स में खेलते हुए, गलियों में खेलते हुए? आज तुसी पहुंच गए नॉर्वे, ऑस्लो, फीलिंग कैसी है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत मेहनत की है पाकिस्तान में भी और नॉर्वे में भी, इंशाल्लाह बहुत मेहनत करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह कर तो। अच्छा तुफैल, ये बताओ, आप तो तुफैल तो हमारे शो में भी आए पहले आए हुए हैं, तुफैल हमारे शो का हिस्सा बने ये देखो, ये हमारी बरकत थी जो आप तुफैल यहाँ से लेके गए हो ना, आप इतना अच्छा खेल रहे हो माशाल्लाह। तो आपका उस वक्त भी हमें जो जज्बा था बड़ा जवान लग रहा था और आप कह रहे थे कि हम इंशाल्लाह अच्छा करके आएंगे। अभी तक जो 2 मैच हुए हैं, ये टूर्नामेंट की कैसी तगड़ी टीमें थी या नॉर्मल है? कोई टफ मैच बाकी है? थोड़ा सा हमें स्केड्यूल को लेके बताओ शिनवारी। बिल्कुल, बहुत तगड़ी टीम थी दोनों भी। पहला जो मैच था हमारा, हम थोड़ा कंफ्यूज भी थे क्योंकि पहला मैच था, बड़ा 11 साइड मैच था, तो बहुत अच्छी टीम, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया। हमारा जो कॉम्बिनेशन था, हमारा जो हार्ड वर्क था, तो हमने उसको 11 ठीक है अभी हमने जाना है, एक अपडेट हमारे पास आ रही है, प्लेयर्स हमारे साथ रहिएगा।
नाजरीन खुशामदीद कहेंगे आपको हम ब्रेक के बाद और हमें जो सैंडविच हमने आपको तकरीबन 10:30 बजे बताया था कि वो आपको मार्केट से 100 रुपए का मिलेगा, वो अब आपको 150 रुपए का मिलेगा क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया नाजरीन। अब हर चीज में जो चीज आपको सस्ती अच्छा जो का पार्ट महंगाई भी अपनी जगह है, लेकिन ये जो नाजायज मुनाफा हो रहा है ना, ये फौरन चीजों की अच्छा पेट्रोल कम होता है तो कम नहीं करते, लेकिन बढ़ता है तो फौरन कहते हैं जी देखिए पेट्रोल महंगा हो गया। ऐसी चीजें जिनका पेट्रोल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है वो भी महंगी होती है। वैसे आप मुझसे पूछे तो मुझे इस वक्त अपनी चाय में भी पेट्रोल नजर आ रहा है, मेरे ख्यालों में पेट्रोल चल रहा है जिस तरह की प्राइसेस बढ़ी हैं। कल से हम नाजरीन आधा कप पियेंगे चाय, 20 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। अच्छा हम अपनी बातें भड़ास बाद में निकालेंगे, हम किचन का रुख करते हैं। 150 रुपए वाला बर्गर, 150 रुपए बर्गर नहीं सैंडविच। हमाद अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो आप हमें बता रहे थे कि बड़ा अच्छा आप अच्छे बजट में रह के बना सकते हैं, तो बजट तो बढ़ गया है, तो आपका सैंडविच रेडी हो गया? खिलाएंगे या कहेंगे कल आइएगा? बजट से पहले बन गया, पहले आ गया, पुरानी कीमत पे बनाएंगे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमने जो आज सैंडविच बनाया है उसकी बेस थी पोटैटो की। पोटैटो की बेस लेके हमने इसके अंदर जो है कॉर्न्स को हमने सौते किया है विद लाइट सॉल्ट एंड पेपर। उसके साथ हमने शिमला मिर्च, कैरेट्स, आपका जो दिल करता है आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स जो भी, ठीक है। प्रोटीन में आप चिकन ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास चिकन नहीं है, और उसके अलावा आप इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं जो कि हमने इसमें मशरूम्स ऐड किए हैं जो कि बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर देते हैं। इसी के साथ साथ हमने इसके अंदर कॉटेज चीज का इस्तेमाल किया है। कॉटेज चीज को बीच में हमने मिक्स किया है। थोड़ा सा हम 2 टेबलस्पून ऑफ मिक्सचर लेते हैं एक सैंडविच के लिए, और इसके अंदर एक अंडा मिला के हम इसको मिक्सचर बना के, ये हमारे पास we have 2 minutes, I believe हम इसमें कुछ कर लेंगे। एग्जैक्टली हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये रेडी हो जाता है। इसके बाद ये मेरे पास जो है स्लाइसेस हैं, तो इनको जो है हम परफेक्ट। अच्छा इसके स्लाइसेस करके आप सैंडविच के अंदर इसको बैटर के साथ आपने एक को ब्लेंड किया है, आप इसको प्लेस कर सकते हो। लुक्स नाइस। इसको हम थोड़ा सा जो है अच्छा ये क्या दिस इज हाई इन कैलोरीज एज वेल, आई मीन इसकी जो आपने चूंकि चीज भी इसमें डाला है तो क्या कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी फिर इसमें? नो, इसमें कैलोरीज ज्यादा नहीं होंगी। जैसे कि इसको हम बेसिकली कॉटेज चीज के साथ यूज करें। इफ अगर हम इसको चेडर चीज या मोज़रेला चीज के साथ यूज करेंगे उसमें कैलोरीज लेवल जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो हम हेल्दी रखने के लिए हम इसमें कॉटेज चीज यूज कर रहे हैं जो कि फर्मेंटेटेड नहीं होती। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। हमारे आप साथ साथ अपने प्रोसेस को भी कंटिन्यू रखें सो दैट हम टाइमली इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो जल्दी फ्री होके। पेट्रोल तो महंगा हो गया, तो घर जाना है ना, मतलब गाड़ी की टंकी खाली है। अच्छा वैसे टाइम भी उन्होंने ऐसा चुना है ना कि लोग भरवा भी नहीं सकते, मुझे तो ये दुख। हाँ हम यहाँ बैठे हैं, हम कैसे भरवाएंगे? और ये रात को पता लग जाता तो फिर लंबी लाइंस लग जाती। खैर ये हमारी पेट्रोल ये हमारी नाज़रीन थोड़ी सी ये आप देख रहे हैं जो हम निकाल सकते हैं थोड़ी बहुत ही फिल्टर करके, तो हम निकाल रहे हैं। और ये आपका खुश शक्ल से सैंडविच रेडी हो गया। इसको हम जो है वो थोड़ा सा बटर के साथ जो है, अच्छा इसको थोड़ा आप ओके दैट्स नाइस। हाँ थोड़ी वो ड्राई टोस्ट करेंगे, टोस्ट कर देंगे इसको। वैसे हमारे हम इसको टोस्टर में भी रख सकते हैं, एग्जैक्टली इसको टोस्टर में भी रख सकते हैं, ग्रिल पैन के ऊपर भी रख सकते हैं। हाँ पैन के ग्रिल पैन के ऊपर या टोस्टर में भी। वैसे टोस्टर में बड़ा क्रिस्पी इसका क्रंच बहुत अच्छा होता है। ओके ठीक हो गया। So we left with 30 seconds. Hamad, can we show the presentation? We know कि टाइम हमारे पास कम है और हम आप पे जल्दी डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें जल्दी जी कहा बस जा रहा है। मैं इंशाल्लाह हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत जल्दी में हैं, उन्होंने भी पेट्रोल भरवाना उन्होंने भी पेट्रोल भरवाना है, हम सब पेट्रोल चले। ओके सो हमाद इट्स रेडी, वी कैन सी इट। बहुत जबरदस्त ये आज की रेसिपी थी बच्चों के लिए खास तौर पे। हमाद थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये हमाद ने रख दिया, जरा दिखा दीजिए क्लोज शॉट, ये हमारी मेहनत दिखा दे। जस्ट कट द शॉट वंस एंड देन हम आपसे इजाजत चाहेंगे। ये कट गया, ये जनाब क्या बात है। आखिरी शक्ल है। मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।